ए ने 26,200 रुपए का एक भाग एक्स को 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया, शेष राशि वाई को 5% साधारण ब्याज पर उधार दी। 4 वर्ष बाद उसे कुल इतने रुपए की राशि प्राप्त हुई, तो वाई को उधार दी गई राशि कितनी है? आप यदि ध्यान से देखें कि उसको 34,060 रुपए मिले और लगाए कितने थे 26200, तो जो इंटरेस्ट मिला वो मिला 0, 6, 8 और 7। ये जो इंटरेस्ट है ये क्या चीज है? अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, 4 साल के लिए 5%, यानी कि 20% है वाई वाला, तो 20% मान लो कि एक्स रुपए वाई पे लगे थे, मान लो एक्स रुपए, एक्स भी मत मानो, या आप मान लो वाई पे लगे थे ए रुपए, तो 20% जो लगे वो ए रुपए वाई पे लगे, और बचे हुए जो पैसे थे यानी कि 26200 माइनस ए, इस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? आपने बोला 10%, 4 साल के लिए 40%। यानी अगर आपने ये लाइन समझ ली तो तुरंत आंसर आएगा। आप ध्यान से देखिए कि ये जो इंटरेस्ट बना, ये जो ब्याज मिला वो कैसे मिला? ए पर 20% और बचे हुए पे 40%। ए क्यों माना? क्योंकि ए ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि वाई वाला पूछा तो मैंने वो मान लिया। तो आपने बोल दिया 20% ये है, 40% ये है, यानी कि माइनस 20% ऑफ ए बच गया। और अगर हम इसका 40% निकालते हैं, परसेंटेज से 2 जीरो चले गए, 4 दूनी 8, जीरो तो आएगा ही आएगा, 8, 4 6 24, हासिल आई 2, और ये यानी कि यहां पर ये वैल्यू आ गई। और यहां पर अगर आप इसको ऐसे भेज दोगे 7860, ये 0 के बराबर, तो आपने बोल दिया इसको अगर इधर भेज दोगे तो ये 20% ऑफ ए की वैल्यू है। तो अगर हम इनका डिफरेंस देख लें तो आपने बोल दिया डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 0 0, 8 में से 6 चले गए तो 2 आ गया, फिर आप बोल रहे हो 4, 14 में से 8 चले गए तो 6 आ गया, फिर आप बोल रहे हो 9 में से 7 चले गए तो 2, तो ये 20% की वैल्यू है ए की। तो इसको काट दो तो ये 1310, तो 10% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू 1 0 और लगा दो, यानी कि 13100। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है, क्योंकि कैलकुलेटिव सवाल है, आप ऐसे करेंगे तो आपका समय बचेगा और पेपर में हो भी जाएगा। एक धनराशि 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि प्राप्त ब्याज इतने रुपए है तो मूलधन याद कीजिए। देखो 20% का मतलब क्या है, ये ब्याज है, तो पहले साल 20% मिलेगा, दूसरे साल 20%, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज है, तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। आप याद कर लीजिए इसको कि अगर हम ध्यान से देखें तो 20 का सीधा 44, यानी 1.2 का स्क्वायर करोगे तो 1.44, यानी कि 0.44 का मतलब है 44% ब्याज मिलेगा। तो यही 44% की वैल्यू आपको दे रखी है 2288। तो आप इसको 11 से काट दो 4, और यहां पर 208, यानी 4 से काटोगे तो 52, यानी 1% की वैल्यू 52 है, तो 100% की वैल्यू 5200। ये आंसर है। 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर बताइए। देखो वार्षिक तौर पे 6% ही इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन अर्धवार्षिक पे 3%, 3% और 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100%, यानी कि आप बोलोगे 6.09%। तो इनके बीच का डिफरेंस है 0.9% का, तो आपको वही निकालना है 0.9% का जो डिफरेंस है ऑफ 6,000। अगर आप निकालोगे 6 × 54 5.4 आंसर है। आम के रस से भरे एक बर्तन से 8 लीटर पानी निकालकर पानी से भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है। बर्तन में बचे आम के रस की मात्रा और कुल घोल का अनुपात इतना है, तो बर्तन में शुरू में कितना आम होगा? आपने बोला कि पहले प्योर आम था, यानी कि 1 यूनिट का मतलब है 100% आम था। आपने बार बार कुछ निकाला, फिर कुछ निकाला, फिर कुछ निकाला, फिर कुछ निकाला, तो ये जो 100% था वो बदल के 16/81 इस रेशो में आ गया। तो आप इसको ये भी कह सकते हो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, यानी f की पावर 4 की वैल्यू है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, यानी f की वैल्यू है 2/3, यानी 1/3 को आप हर बार निकालते थे, और 1/3 का मतलब कितना है 8 लीटर, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 24 लीटर। यही आंसर है, उत्तर यही है। 2 बर्तनों में 31 लीटर और 43 लीटर का घोल है।
जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 15:16 और 26:17 है। यदि घोल में 1:1 का अनुपात बनाने के लिए अंतिम घोल में कितने लीटर पानी मिलाना होगा? आप ध्यान से देखिए, पहले वाले में 15 और 16 है और दूसरे वाले में 26 और 17 है। यदि आप इसको जोड़ते हो तो यहां पर आपका 33 आ जाता है और यहां पर इसका आपका 41 आ जाता है। आप चाहते हो कि ये बराबर बराबर रहे, 1 और 1, यानी अगर यहां पे भी 41 है, यहां पे भी 41 आना चाहिए, तो आपको 8 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पानी ही जोड़ना है, तो बराबर बराबर करने के लिए 8 जोड़ना पड़ेगा। 3 मित्र हैं ए बी सी, एक व्यवसाय में 12, 5 और 10 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। एक वर्ष के कुल लाभ की अगर हम बात करें तो वो इतना है, तो बी द्वारा अर्जित लाभ बताइए। आपने बोला कि यदि ए 12 यूनिट लगाता है तो वो पूरे 12 महीने तक लगाता है, क्योंकि जो प्रॉफिट बढ़ता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो के प्रोपोर्शन बढ़ता है। अगर बी की बात करें तो 5 है, इसने भी 12 महीने तक लगाया। लेकिन अगर हम सी की बात करें तो सी ने पहले 10 लगाए 6 महीने तक, उसके बाद 10 में से आधे निकाल लिए, तो बचे हुए 5 है, वो भी 6 महीने तक। तो इसको 6 से डिवाइड कर दो, यहां पर 2 आ गया, यहां पर 2 आ गया, ये 6 से 6 कट गया, तो आप बोलोगे ये 24 है, यहां पे 10 है और ये 15 है, यानी इस रेशियो में प्रॉफिट बटना चाहिए। तो आप अगर इनको जोड़ोगे 24, 39, 49 हो गया ये। तो 49 की रियल वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 147 के। तो 1 से काटोगे तो यहां पर 3 के, यानी कि अगर आपसे पूछा गया है कि बी का बताइए तो बी की वैल्यू है 10, यानी आप बोलोगे 30 के। आंसर नंबर डी। 2 व्यक्ति ए और बी ने व्यवसाय में क्रमशः इतने और इतने रुपए निवेश किए। वह इस बात का सहमत हो गए कि 40 लाभ का जितना भी 40% है उनके बीच बराबर बराबर बांटा जाना चाहिए और शेष उनके निवेश के अनुसार उनके बीच बांटा जाना चाहिए। यदि ए को बी से इतने रुपए अधिक मिलते हैं तो कुल लाभ ज्ञात करिए। यानी कि आपको यह बोल रहा है कि अगर आपने इतने इतने लगाए तो आप देखो ध्यान से, 154 और 110, के से के कट गया, 30 से 30, यानी अगर आप ध्यान से देखो तो ये 10 और यहां 14, यानी कि इसने 7 और 5 के रेशियो में पैसे लगाए। तो जितना प्रॉफिट है उसमें से 40% का आधा आधा मिल गया, वो तो बराबर बराबर मिलेगा। जो बचा हुआ 60% है उसे इस रेशियो में बांटना है। तो जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा 2 यूनिट का रहेगा। तो आपने बोला 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2520। तो इस 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है? आप बोल रहे हो 2520 इंटू 6, क्योंकि 6 से इसे भी मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये जो वैल्यू आई ये किस चीज की है? ये है हमारी 60% की, यानी कुल लाभ का 60% है। तो अगर 60% की वैल्यू ये है 2520 इंटू 6, तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो 2520 इंटू 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60, 1 0 से 1 0, 6 से 6 कट गया, तो 25200 आंसर है, ये वाला आंसर है। पी क्यू आर का औसत वजन इतना है, पी और क्यू का औसत वजन इतना है, क्यू और आर का इतना है। तो अगर आप पी क्यू आर का कुल वजन देखोगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आप बोलोगे 53 को 3 से, यानी 159। और पी और क्यू का और क्यू और आर का अगर आप देखोगे, क्योंकि 2 का है और ये औसत है 47 और 48, तो डबल कर दो, यानी ये 94 है और ये 96 है, यानी कि तुरंत आपको पता चल गया पी क्यू फिर क्यू और आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 190। तो इनमें और इसमें डिफरेंस कितने का है? क्यू का। तो ये क्यू का डिफरेंस है और वैसे कितना है? 31, तो क्यू 31 है। 139 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत वजन इतना है। एक मैनेजर का वजन और शामिल कर लिया तो औसत वजन 1 से बढ़ गया। आपने बोला पहले 139 लोग थे, एक और आ गए, इनका जो वजन था वो था 89, एक और आ गया। आपको इसका वजन नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि औसत कितना बढ़ गया? ये 90 हो गया। तो अगर एक की वैल्यू एक ही है तो 139 की वैल्यू 139 ही आएगी, यानी कि ये जो मैनेजर था वो 139 प्लस 90 यानी कि 229 का था, यानी यहां पे जुड़ेगा 139 प्लस 90।
10 आंकड़ों का औसत वजन इतना है, इसमें से 3 आंकड़ों का औसत वजन 50 है, 4 का इतना है, और 8वां जो आंकड़ा है वो 9वें आंकड़े से 10 कम, और 10वां जो आंकड़ा है वो 6 कम है 8वें आंकड़े से। यानी आपने बोल दिया 10 का इतना है, तो शुरुआत के 3 का है 50, अगले 4 का है 60, और अगर मैं इसकी बात करता हूं कि 8वें की, 9वें की और 10वें की, तो यदि ये x है, तो अगर आप बोल रहे हो 8वां 9वें से 10 कम है, तो यानी कि आपने बोल दिया ये x प्लस 10 है, और अगर आप बोल रहे हो कि 10वें से 6 कम है, यानी x प्लस 6 है। ठीक है, आप अगर ओवरऑल देख रहे हो तो 56.5 है। तो अगर हम देखें तो इसमें कितने की कमी है, 6.5 की कमी है 3 पर, यहां पर कितना फालतू है, 3.5 ज्यादा है 4 पर, और यहां पर मान लो डेविएशन आ रही है d, आपको नहीं पता कितनी आ रही है d, और हमें पता है सम ऑफ डेविएशन 0 होता है। तो हमारे हिसाब से ये कितना हो गया, 18, 195, 19.5 हो गया, और यहां पर अगर आप बोलोगे तो 14, यानी कि ये आ गया -5.5, और यहां पे डेविएशन d, इसका सम 0 है, यानी डेविएशन की वैल्यू आ गई 5.5। तो हमारे हिसाब से इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, इन तीनों का जोड़ होना चाहिए 3x प्लस 16, और वैसे कितना आना चाहिए, एवरेज से करोगे तो 56 इंटू 5 इंटू 3, और ये जो डेविएशन है ये एक्स्ट्रा, तो आप तुरंत बोलोगे कि इसका मतलब ये कितना है, 150 ये आ गया, और 25 और आ गया 175, यानी 175 में से 16 चले गए, तो आपको पता चल गया 159। तो x की वैल्यू 159 डिवाइडेड बाय 3, 5 और 3 53, पूछा गया 8वां पूछा है, x की वैल्यू 53 हो गई, आंसर है 53। 0 से 9 तक की संख्याओं को उपयोग करके कितनी 5 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई अंक दोहराया ना गया हो। तो आप बोलोगे 5 अंकों की एक संख्या बनानी है, ठीक है, मान लीजिए हमने बोल दिया ये मेरी ऐसे 1 2 3 4 5 डिजिट की एक संख्या बनानी है, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि 0 से लेके 9 तक लिखे हुए हैं, यानी कि टोटल 10 संख्या है। 5 अंकों की संख्या बनेगी तो पहला कभी 0 नहीं आएगा, उसके अलावा किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। तो आपने बोला हाँ, यहां पे 0 के अलावा 0 नहीं आ सकता, बाकी 9 की 9 आ सकती हैं। अब ये 9 आ गई, इसने बोला कि दोहराया नहीं जाना चाहिए अंक, तो अब 0 हट गया, बचे हुए 9, यहां पे भी 9 आ गए, उसके बाद बचे हुए 8 आ गए, फिर 7 आ गए, फिर 6 आ गए। तो अगर हम देखें तो कितनी संख्याएं हैं, आप यूनिट डिजिट देख लो, 99, 81, 1, 7, 8, 56, 6 और 6, यानी लास्ट में अगर आप देखोगे तो 6 से एंड होगा, तो ऑप्शन नंबर 1। आपको बोला गया है कि अंतिम 2 संख्या बताइए, मतलब कि अंतिम की 2 अंक क्या होंगे, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो 25 की पावर 125 की पावर समथिंग है, यानी 5 की पावर लिखी हुई है कुछ, और अगर आप यहां पे भी देख रहे हो तो ये कितना लिखा हुआ है, आप देख रहे हो यहां पे 2 की भी पावर कुछ है, यानी 2 की भी पावर कुछ है। तो आपने बोला 2 की पावर भी कुछ है, 5 की पावर कुछ है, तो आपने बोला 2 इंटू 5 10, यानी कि 0 से एंड होता है, तो 2 की पावर काफी हो जाएंगी, 5 की पावर भी काफी हो जाएंगी, तो आखिरी की कुछ संख्याएं 0 होंगी, 0 0 0 ऐसे एंड होगी, तो आखिरी की 2 संख्याएं भी कितनी होगी, 2 शून्य। एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर शेषफल 40 बचता है, उसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। अगर आप 645 से डिवाइड करते हो तो शेषफल 40, यानी आपने बोला कि वो नंबर कुछ इस तरीके से है कि अगर हम रिमाइंडर थ्योरम लगा देते हैं तो आप बोलते हो कि रिमाइंडर थ्योरम कहती है d बराबर डी क्यू प्लस आर। तो उसने बोला कि यदि यहां पर आपको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि एक संख्या को इतने से विभाजित, यानी ये जो है ये 645 है, यानी कि 645 क्यू और रिमाइंडर कितना है आपका 40। तो यदि इसी संख्या को आप कितने से विभाजित कर रहे हो, आपने यदि 43 से विभाजित किया, तो अगर मैं 43 से विभाजित करूंगा तो ये पूरा कट जाएगा, यानी यहां से रिमाइंडर 0। लेकिन अगर आप 43 से 40 को विभाजित करोगे तो नहीं जाएगा, यानी यही शेषफल बच जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 40 ही आएगा। यदि आप इसको दूसरी बार करोगे तो आप बस इतना देखना कि अगर 43 इससे कट रहा है तो सीधा सीधा 40 को 43 से डिवाइड करोगे, वही आंसर है।
अगर नहीं कट रहा होता तो फिर वो केसेस बनते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन, आंसर आ जाता है। एक वनपाल 52 नीम के पेड़, 78 ओक के पेड़, 104 बरगद के पेड़ बराबर पंक्तियों में लगाना चाहता है, साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है। आवश्यक पंक्तियों की संख्या बताइए। आप अगर ध्यान से देखें, अगर मैंने सबसे पहले HCF निकाला किस किस का, 52 का, 78 का और 104 का, तो इससे तो जो साइज है पंक्तियों का वो पता चलेगा। तो आपने बोला अगर इसका आप निकालते हो यहां पे तो ये 26 आ गया, 26 से ये भी कट रहा है, 26 इंटू 2 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 26 इंटू 3 लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा हुआ है 26 इंटू 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 26 है। अगर ऑप्शन में 26 होता तो वो साइज होता, मतलब कि आपको बोल रहे हैं कि कितने, एक पंक्ति में कितने पेड़ लगाने हैं, 26 पेड़ लगेंगे। लेकिन ऐसी कितनी पंक्तियां होंगी, तो आप बोलोगे देखो इसके लिए 2 पंक्तियां, इसके लिए 3 पंक्तियां और इसके लिए 4 पंक्तियां, यानी कि 9 पंक्तियां, आंसर है 9। राकेश अपनी मंथली इनकम का, या फिर हिंदी में पढ़ते हैं, राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू खर्च पर, 20% किताबों पर, 25% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी बचत करता है। आपने बोला घरेलू आय में से 10 चला गया, 20 चला गया और 25 चला गया, यानी यदि हम ध्यान से देखें तो 55 तो चला गया, 55% चला गया, तो बचा कितना 45%। तो ये आपको 45% जो है उसी के बारे में दे रखा है कि अंत में उसने इतने रुपए की बचत की, यानी 45% की वैल्यू है 16083। तो 100% यानी मासिक आय कितनी होगी, तो यदि 45% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू निकालोगे। तो आपने बोला 16083 100 बटे 45, 20 और 9, 9 से अगर हम काटेंगे 9 एकम 9, बच गया 70 और 7 पे चला गया, फिर बच गया 78, यानी कि आपने बोल दिया 8, 8 पे चला गया, फिर बच गया 7, 7 दूनी 14, 0 तो आएगा ही आएगा और 4 से एंड, यानी कि यूनिट डिजिट 0 है और 4 से होगी शुरू एंड, तो ये 40 आंसर। एक कॉलेज में 26,000 छात्र हैं जिनमें से 45% लड़के हैं, तो बची हुई लड़कियां, यदि 40% लड़कियां और 60% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए तो परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास हो गए की संख्या बताइए। आपने बोला सबसे पहले कि अगर मान लीजिए मेरे पास 100% है, इसमें से 45% लड़के हैं और 55% लड़कियां हैं। अब इसमें से जो फेल हो गए हैं, यानी कि इसकी 40% लड़कियां फेल हो गई हैं तो 60% पास हो गए, और अगर लड़कों की बात करें तो 60% लड़के फेल हो गए तो 40% लड़कियां लड़के पास हो गए। 60% लड़के और 40% लड़कियां आप कह सकते हो कि फेल है। तो पास का अगर हमें कोई बोलेगा तो हम सीधा बोल देंगे अब ये 100% क्या है, हमें किसी का भी निकालना है तो 100% का कुछ ना कुछ निकलेगा। 100% दे रखा है 26,000, तो आप इतना ना बना के आप ये भी कह सकते हो कि जब भी हम यहां तक पहुंचेंगे तो 26,000 का 45% और 40% निकलेगा, फिर 26,000 का 55% और 60% निकलेगा 26,000 का, यानी 26,000 मतलब 13 का मल्टीपल। 13 का मल्टीपल ढूंढ लो, इसमें क्या है, हमने बोल दिया ये तो है, देखो पहला ही मल्टीपल 13 का है, लेकिन अगर और देखें तो आप बोलोगे यहाँ पे 17 का, ये नहीं है, डेसिमल में जा रहा है, 13 कम 13 12 बच गया, और 126 ये भी नहीं है, 13 कम 13 22 ये भी नहीं है, तो आप तुरंत बोलोगे पहला आंसर है। अगर आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़े तो आप बोल सकते हो कि 26,000 का 45% और 40%, और अगर मैं जोड़ दूं 26,000 बाहर वापस ले लूं तो 26,000 का ही 55% और 60%, तो आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि 26,000 बार बार है तो इसका ही मल्टीपल होगा, यानी आप कह सकते हो कि 13 का मल्टीपल हम कर सकते हैं। व्यक्तियों ए, बी और सी का कुल वेतन इतना है, वे क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, और उनकी बचत का अनुपात यानी ये जो है ये बचत है उसका अनुपात दे रखा है, तो सी का वेतन बताइए। अगर कोई भी
व्यक्ति 80% खर्च करता है तो बचत 20% है, जिसका मतलब है 8। 85% खर्च करता है तो 15% बचत है, जिसका मतलब है 9। 75% खर्च करता है तो 25% सेविंग है, जिसका मतलब है 20। आपने बोल दिया इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसकी जो इनकम है वो है 80। अगर हम इसको 5 और इसको 3, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इनकम है वो है 60। और आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी इनकम है 40। यानी ये जो इनकम लिखी हुई है ये ऐसे लिखी हुई है कि 40, 60 और 80। यानी अगर मैं बोलूं तो 4, 6 और 8 का रेशियो है, या फिर 2, 3 और 4 का रेशियो है, जिसका मतलब कितना है 9 यूनिट। तो 9 यूनिट, यदि 9 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 9 यूनिट की वैल्यू 144 और 30 मतलब के, तो आपसे सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप बोलोगे यहां पे कितना है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 16, तो 4 की वैल्यू कितनी है 64 के। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को इतने रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। इस सौदे में उसे ना तो लाभ होता और ना ही हानि होती। यदि एक वस्तु को 29% लाभ पर बेचता है और तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पे बेचेगा। 29% लाभ का मतलब आप समझ रहे हैं कि यदि 100 रुपए की चीज है तो 129 की बेच रहा है, तो आपने बोला ठीक है, बात तो सही है। यानी कि अगर इतने की बेच रहा है, 00 यहां लगा दो, 00 यहां लगा दो, तो दूसरी भी इतने की बेच रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे तो प्रॉफिट है। अब यहां पे जो डिफरेंस होना चाहिए वो नुकसान होना चाहिए। यानी आप कह रहे हो कि ये जो 2900 का प्रॉफिट है, यहां पे 2900 और हम बोले ये वाला डिफरेंस और ऊपर वाला डिफरेंस 2900। यानी आप सीधा सीधा अगर ध्यान से देखो, आप ये भी कह सकते हो कि ये जो वैल्यू आएगी ये इससे बड़ी आएगी, ताकि ये जो प्रॉफिट हुआ है वो नलीफाई हो जाए। यानी यहां पर आएगा 15800। फिर से देखिए 2900 का प्रॉफिट है, इसको नलीफाई करने के लिए ये जो 2900 है ये बड़ा होना चाहिए, तभी लॉस होगा। तो आपने बोला इतने का प्रॉफिट इतने का लॉस, यानी अब आपको पता चल गया कि एक तरीके से 2900 का लॉस है 15800 पे इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट गई। इसको अगर हम सीधा सीधा काटते तो 20 पे चला जाता, लेकिन 20 से कम है तो एक ही ऑप्शन है, क्योंकि 20 पे जाएगा तो ऊपर 30 समथिंग होना चाहिए था, 31 समथिंग नहीं है, तो आंसर आएगा ए। एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर जो हुई हानि है उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पे लाभ का 65% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपने बोला जो लॉस है वो 65% मतलब 13/20 है जो प्रॉफिट हुआ। लॉस का मतलब है कि सीपी बढ़ा है, तो सीपी माइनस 5115 और 13/20 ऑफ, और ये जो हुआ प्रॉफिट इसमें एसपी बड़ा होता है, तो 10230 माइनस सीपी। हमें सीपी निकालना है, इसको 20 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर 13, तो 20 सीपी और माइनस 13 33 सीपी हो गया। अब इधर कितना लिखा हुआ है 13 इंटू 10230 और यहां पे कितना लिखा हुआ है 20 इंटू 5115। 11 से काटते हैं पहले, इसको 3 आ गया, 11 से काटोगे 9 930, 11 से काटोगे 4 6 7 66 और 5, फिर आप 3 से काट दो, 3 से काटोगे तो यहां पे 310 और यहां पर अगर आप काटोगे 3 से 3 एकम 3 5 5, तो आप 155 का डबल करोगे तो 3 1 31, तो ये आ गया। और अगर आप इसको कर रहे हो 0 13 एकम 13 हासिल आई, 1 13 3 39 40, तो आपका आंसर आ गया 7130, यानी कि सी ऑप्शन। एक दुकानदार 115 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 320 किलो चावल खरीदता है। खरीदता कितने रुपए में 115 रुपए का 1 किलो। उसने कुल मात्रा का यानी 320 किलो जो खरीदा उसका 80% 160 रुपए के प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया और टोटल उसको 60% का लाभ हुआ। तो यानी कि जो बचा हुआ है उसने बोला कि करने के लिए प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचे, यानी कि बचा हुआ किस मूल्य पर बेचा जाए। आपने बोल दिया कि देखिए अगर उसने 80% यानी कि 4/5 यानी कि 4 यूनिट किसी प्रॉफिट पर बेची, 5 और बची हुई 1 यूनिट किसी प्रॉफिट पर बेची, ओवरऑल प्रॉफिट कुछ होगा। तो हम इसमें एलिगेशन लगा देते हैं 4 यूनिट को किस प्रॉफिट पे बेचा। कोई भी चीज है अगर 115 की 160 में बेच रहे हो यानी 45 रुपए का प्रॉफिट है।
एक का आपको पता नहीं, वही निकालना है, ठीक है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो टोटल 60% का प्रॉफिट है, यानी 115 का 60% मतलब 3/5। तो आपने बोल दिया कि ये 69, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, इनका डिफरेंस कितना हो गया 24, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई 96। तो अगर आप इसमें जोड़ोगे तो आप बोलोगे 165, यानी कि जो बचा हुआ 320 का 80% 45 रुपए के प्रॉफिट पर और 20% 165 रुपए के प्रॉफिट पर बेचना चाहिए। तो कोई चीज 115 रुपए की थी, 165 के प्रॉफिट पे बेचोगे तो आप तुरंत बोल दोगे कि भैया ये तो 280 में बेचो, तो उत्तर आ गया। एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और ग्राहक को 20% की छूट देता है। माल बेचते समय वह 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। लेन देन में उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपने सबसे पहले बोला कि यदि हम देखें कि सीपी और यहां पे एमपी, इस पे अगर मैं डिस्काउंट दूंगा और यदि इसी पे मैं चीटिंग को टेक केयर करता हूं तो मुझे एसपी और सीपी मिल जाता है। तो सवाल में आपको क्या दे रखा है, इसने बोला मार्क प्राइस 25% अबव है, यानी 4 रुपए की चीज पे 5 रुपए का टैग लगा रखा है। डिस्काउंट कितना मिलेगा 20% का। 20% का मतलब है आपने बोल दिया 4/5, उसको 80% पे बेच रहा है, और चीटिंग में आप बोल रहे हो कि उसकी जेब से कितना जा रहा है 9, पैसे कितने के आ रहे हैं 10 के। तो आपको तुरंत पता चल गया एसपी सीपी का रेशियो मिल जाएगा। ये पूरा इससे कट गया, यानी 9 की चीज 10 में, यानी कि 11.11% का कुल लाभ है। अगर हम बोले 269 फर्टिलाइजर बैग है जिनका एवरेज वेट है 69, और यदि जिस बॉक्स में उसे रखा गया है उसका भी इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है, इफ द वेट ऑफ द बॉक्स जिसके अंदर फर्टिलाइजर बैग्स रखे गए हैं उसको भी इंक्लूड कर दिया जाता है, तो ओवरऑल जो एवरेज है वो आपकी 0.7 से बढ़ जाती है। तो आपने बोल दिया यानी कि 269 तो फर्टिलाइजर बैग थे, एक बॉक्स था, इसकी जो एवरेज थी वो 69 थी। इन तीनों की मतलब 270 चीजों की एवरेज कितनी हो गई 69.7। तो आपने बोल दिया इस एक की वैल्यू 0.7 है, और अगर हम यहां पे देखें तो 269 इंटू 0.7, तो आप बोलोगे 7 63 और 6 और 7 48 188.3, 188.3, यानी कि हमारा जो जोड़ आएगा वो आएगा 69.7 और 188.3, तो 0 और यहां पर 8, यानी 258 वाला आंसर है सॉल्व। ए एक कार्य को 94 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 141 दिनों में कर सकता है, सी उसे कार्य को 188 दिन में कर सकता है। यदि पहले ए अकेले कार्य करता है, दूसरे दिन बी और सी मिलकर करते हैं, और तीसरे दिन ए और सी मिलकर करते हैं, यदि वे इस चक्र को दोहराते हैं, मतलब 3 दिन का ओवरऑल है, उसमें कितना काम होता है वो देखना है। तो आप देखो ओवरऑल कितना टाइम लगता है। हमने बोल दिया कि ए अगर 94, बी सेम काम को अगर कर रहा है तो 141 डेज में, और सी सेम काम को 188 डेज में। आप अगर ध्यान से देखो तो 47 इंटू 2 लिखा हुआ है, ये 47 इंटू 3 लिखा हुआ है, और ये 47 इंटू 4 लिखा हुआ है। तो आपने बोला अगर इसका एलसीएम लोगे तो 47 इंटू 4 12 ले लो, ठीक है। तो आपको पता चल गया यहां पर कितना आएगा 6, यहां पर कितना आएगा 4, और यहां पर कितना आएगा 3। तो आप अगर ध्यान से देखें तो वर्ग कितना है 12 7 84, और हासिल आई 8, 12 चौक 48 और 56, यानी कि इतना मेरा टोटल वर्क है जो करवाना है। आपने बोला ए पहले दिन आया, दूसरे दिन बी और सी आया, और तीसरे दिन ए और सी आया, यही मतलब है। तो आपने बोल दिया 22 यूनिट, यानी कि मैं कह रहा हूं 3 दिनों में, आप यहां देख लीजिए 3 दिनों में 22 यूनिट काम हो रहा है, और हमें लगभग 500 से ज्यादा पहुंचना है, 500 से आगे। दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से इधर 25 से इधर, यानी 75 दिन में भी काम कंप्लीट नहीं होगा। 75 दिन में निकालोगे तो 550 यूनिट काम होगा। फिर आप बोलोगे कि ठीक है, मतलब मेरी 25 साइकिल लगी है अभी तक, लेकिन अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। फिर आप बोलोगे अगर हम 76वें दिन देखें तो 6 यूनिट काम होगा। फिर आप बोलोगे 77वें दिन देखो, क्योंकि पहले 6 हो रहा है, फिर 10, 6 और 7 और 9 ऐसे हो रहा है, यानी पहले ए कर रहा है, फिर बी और सी कर रहा है, फिर ए और सी। तो आपने बोल दिया
76वें दिन 6 हुआ, 77वें दिन अगर आप बोल रहे हो तो सीधा सीधा 7 यूनिट काम और हो गया। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो हम कहां तक पहुंच गए, आपने बोल दिया 563 तक पहुंच गए, बस 1 यूनिट बच गया, तो 77 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। यही आंसर है, सॉल्व। पहला, एक टैंक जो है वो 155 मिनट में भर सकता है, पाइप ए। पाइप बी उसी टैंक को 93 मिनट में भर सकता है, लेकिन पाइप सी 62 मिनट में खाली कर सकता है। तो आपने बोला जो काम है, एक भर रहा है, दूसरा भी भर रहा है, लेकिन जो तीसरा है वो 62 मिनट में खाली कर रहा है। तो आपने बोल दिया एक तरीके से 31 इंटू 5 लिखा हुआ है, ये 31 इंटू 3 लिखा हुआ है, ये 31 इंटू 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने बोला यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दोगे तो कितना समय लगेगा भरने में। तो ओवरऑल आप वर्ग मान लो कि 31 और 5 15 30 ऐसे मान लो वर्ग। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 10, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 15। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये नेगेटिव आएगी क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आपने बोल दिया ये टोटल काम 930 यूनिट काम करवा कौन रहा है, तीनों कर रहे हैं। तो इसकी एफिशिएंसी 6 + 10 - 15। तो आपने बोल दिया 16 में से एक गया 1, क्योंकि हमें पता है वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम है, तो ये टाइम है कि वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो आपका आंसर आ गया 930 मिनट। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज जाता है, 20 मिनट प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 16.5 मिनट लेट हो जाता है अगर 20 की स्पीड से जाता है। यदि वो 24 की स्पीड से जाता है तो 16.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो बताइए दूरी कितनी है। आपने बोला स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, तो जो स्पीड है वो पहले 20 से 24 हो गई, यानी कि आप बोल रहे हो 5 से 6 हो गई, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के। तो अगर ये 5:6 है तो टाइम 6:5 है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है, क्योंकि 16.5 मिनट पहले लेट होता था तो अब जल्दी पहुंचता है, तो 16.5 और 16.5 को जोड़ोगे तो 33 मिनट्स। तो आपको पता चल गया कि इसकी वैल्यू कितनी है 6 × 33 और इसकी वैल्यू 5 × 33। और हमें पता है डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, कहीं से भी निकाल लो। स्पीड अगर 20 थी तो आपका जो टाइम था वो 6 × 33 था, लेकिन आप ध्यान से करेंगे क्योंकि मिनट है तो इसको आवर्स में बदल दो, तो 6 से 6 कट गया, 0 से 0, यानी 66 आंसर है। एक ट्रेन स्टेशन से 212 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन बी की ओर बढ़ी, ए से बी की ओर बढ़ी, और ये स्पीड है। 45 मिनट बाद एक और ट्रेन, लेकिन वो बी से केवल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्टेशन ए की ओर बढ़ी। यदि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है तो स्टेशन ए से निकली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगी। आपने सबसे पहले ये बोला कि 45 मिनट तक तो केवल ए चलती रही, तो 212 की स्पीड से 45 मिनट तक 45/60, यानी कि आप बोल रहे हो एक तरीके से अगर हम देखें 5 4 पंजे 20 और 3, यानी पहली ट्रेन 159 चल चुकी थी। टोटल डिस्टेंस था 855 जिसमें से 159 चल चुकी है, तो आपने बोल दिया कि 696 डिस्टेंस बचा है। आपने बोल दिया ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 5 जोड़ेंगे, हाँ ठीक है, 696 डिस्टेंस बचा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ओके। अब आपने बोला कि ये जो 696 डिस्टेंस है ये दोनों मिलके कर रहे हैं, तो हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जो समय आएगा वो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ये इधर से चल रही है वो इधर से चल रही है, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो एक की स्पीड 212 है, एक की स्पीड 20 है, तो ये 232 हो गई। तो आपने जैसे इसको काटा तो यानी कि ये 3 पे चली गई, यानी कि 3 घंटे बाद मिलेंगे, 45 मिनट के बाद 3 घंटे बाद। लेकिन इसने बोला है कि दूरी बताओ, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशन ए, तो आप बोलोगे ए से पहले तो 159 और 3 घंटे और 212 की स्पीड से चले, तो आप तुरंत बोलोगे कि 212 की स्पीड से 3 घंटे और, यानी कि टोटल आ गया आपका 636 और 159, यानी कि 5 और यहां पर आपका आ गया 9, यानी 795 की दूरी ए से इतनी डिस्टेंस पे वो लोग मिलेंगे, दोनों ट्रेन मिलेगी। एक ट्रेन 55 मीटर लंबे पुल को पार करने में 59 सेकंड का समय लेती है। यदि वही ट्रेन पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 54 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। आपने बोला सेम ट्रेन दो चीजों को कवर कर रही है, स्पीड इक्वेट कर दो। एक केस में तो
वो क्या कर रही है, अपनी लेंथ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपनी लेंथ और ब्रिज जो कि 55 का है तो डिस्टेंस 59 सेकंड में कवर करती है। और दूसरे केस में वो अपनी लेंथ और उस लड़के की, मतलब जिसको क्रॉस कर रही है उसकी लेंथ तो 0 हो गई, वो आपकी 54 सेकंड में कवर कर रही है। तो मेरे को पता है कि अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो आपने बोल दिया यहां पर कितना आ गया 54, यानी कि 5L की वैल्यू 55 इंटू 54, 5 से काट दो 11, यानी L की वैल्यू हो गई 4, 9 और 5, 594। ये आंसर। एक नाव 56 घंटे में धारा के प्रतिकूल 392 किलोमीटर और 66 घंटे में धारा के अनुकूल 594 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। आपने बोला कि यदि हम ऊपर पढ़े इंग्लिश में कि 392 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो आप बोल रहे हो कि जो अपस्ट्रीम है वो है आपकी डिस्टेंस कितना है 392, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आप डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हो तो वो है आपकी 594 डिवाइडेड बाय 66। तो ये तो सीधा कट रहा है 9 पे, और अगर मैं इसकी भी बात करूं तो ये 7 पे। अब आपसे पूछा क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट की जो स्पीड होती है वो होती है अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो 7 + 9 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 8 आ गया। कि एक समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के परित घुमाने पर प्राप्त आकृति का परिणाम ज्ञात कीजिए, परिमाण है सॉरी, यानी कि आपको कह रहा है वॉल्यूम निकालो। ये मानो कि भुजा की आधार और ऊंचाई क्रमशः इतनी है। आपने बोला राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे है कुछ 7, 24 और 25। आप अगर ध्यान से देखिए तो इसके अलोंग ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तो जब आप ऐसे ऐसे घुमाओगे तो एक 3D शेप एक्चुअल में नहीं बनेगी, बट अगर हम 33 घुमाते तो बनती हुई दिखती है। यानी कि आप ऐसे कह रहे हो कि एक तरीके से ऊपर एक कोण है, नीचे एक कोण है, यानी कि ये 7 है, ये 24 है और ये 25 है। ठीक है, अगर मेरे से कोई रेडियस पूछता है इसकी तो मैं सीधा 90 इन 90 टूल लगा देता हूं। 90 इन 90 टूल बाय आभास सैनी सर्च करिए तो आप बोलोगे ये जो रेडियस आएगी वो आएगी P अपॉन B अपॉन P इंटू B अपॉन H, यानी कि आ गई 7 इंटू 24/25। ये रेडियस है। अब लेकिन इसने वॉल्यूम पूछा है, तो अगर वॉल्यूम पूछा है तो आप बोलोगे ऊपर वाले का और नीचे वाले का। तो कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r², दोनों में हाइट पूरी हो जाएगी ये और ये मिला के, यानी कि आप बोल रहे हो कि पूरा r² और हाइट पूरी 25 है। तो इसको सॉल्व कर लो, 1/3 पाई r कितना है, r तो बहुत बड़ा है, 7 का स्क्वायर कर दो, 24 का स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर कर दो और इंटू 25। तो एक 25 से एक 25 कट गया, 3 से काटोगे तो यहां पर 8 आ गया। ठीक है, एक 8 बच गया और आपने बोल दिया नीचे 25 आएगा। नीचे 25 लगभग सबके है तो अप्रोक्सीमेट लगा देता हूं, ये 49 है, तो 49 इंटू 8 इंटू 24 लगभग कितना आ गया, ये 5, 4, ये 0 कर लो तो 400 इंटू 24 तो 96, यानी कि लगभग 9600 के आसपास। 96 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ये वाला ए मार्क कर दो, क्योंकि ये कम है, ये ज्यादा है, ये भी कम है। 96 के आसपास ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए।